लेकिन लोकसभा के अंदर कोई कार्रवाई नहीं चल रही है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी वजह क्या है कि विपक्ष जो है वो जाकर हंगामा करता है और सरकार जो है वो हाउस दिन भर के लिए एडजर्न कर देती है। अब हमारी ये सोच बन गई है और हम ये बात मानते हैं कि लोकसभा का अधिवेशन जो है वो जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो तकरीबन 200 करोड़ रुपए लगते हैं एक लोकसभा का अधिवेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसमें 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा कभी होता है उसमें। ये 200 करोड़ रुपए में से हमने कितना क्या हासिल किए हैं कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम रोज़ जाते हैं इस उम्मीद से कि हम सरकार से सवाल उठाएंगे, लेकिन अब हमारी ये समझ हो चुकी है कि कहीं मेन जो विपक्षी दल है जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस है, जिसमें टीएमसी है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, ये सभी लोगों ने कहीं गवर्नमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग तो नहीं कर ली, इनका साठगांठ तो नहीं हो गया है कि हम अंदर आएंगे चिल्लाएंगे और तुम्हारा काम है कि तुम बंद कर देना करके। क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को हो रहा है कि ये लोकसभा नहीं चलने देने के लिए तो वो नरेंद्र मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। वरना कोई बेवकूफ़ी आदमी होगा कि लोकसभा के अंदर सरकार को ऐसे मुद्दे हैं कि उधेड़ के रख सकते हैं, जिसके अंदर पेगासस का मुद्दा, जिसके तहत सरकार जो है वो आपके फ़ोन को सिर्फ टैप नहीं कर रही है बल्कि हैक कर रही है, और कोई कानून नहीं है हिंदुस्तान के अंदर कि आप फ़ोन को हैक करें। टैपिंग अलाउड है कानूनन अगर देश की सुरक्षा का मुद्दा है। ये कोर्ट को आपको कन्विंस करना पड़ता है कि ये बंदा फला बंदा जो है ये देश के लिए घातक है, ये देश के खिलाफ काम कर रहा है और इसका फ़ोन टैप करना ज़रूरी है, तब है तो इजाज़त मिलती है। लेकिन सरकार ने कई हज़ार लोगों के, जिसके अंदर आप लोग भी शामिल है और हम भी शामिल है, यानी कि पत्रकार भी शामिल है और जो राजनीति के अंदर उनके विरोधी है, उनके फ़ोन को भी हैक किया जा रहा है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर सरकार का, इजराइल की जो कंपनी है उसने साफ कहा है कि हमने अपने जो हमारे करीब के जो देश है उनकी सरकारों को हमने बेचे हैं, यानी इजराइल के करीब का देश, उसने खुद ने, बेचने वाले ने कहा कि मैंने मेरा माल जो है वो हिंदुस्तानी सरकार को बेचा है करके। अब हम है तो मोदी साहब से ये पूछना चाह रहे हैं कि मोदी साहब आइए पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर आपका दायित्व है कि हम 550 एमपीज आते हैं वहां पर, आप आके है तो 2 मिनट के लिए बोल दीजिएगा कि आपने खरीदे नहीं खरीदे हैं करके, अगर खरीदे हैं तो किन किन लोगों के ऊपर इस्तेमाल किए हैं करके। तो ना वो आ रहे हैं, ना वो हमारा सामना कर रहे हैं, ना मुकाबला कर रहे हैं, ना हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। सिर्फ मन की बात के लिए है जो रेडियो के सामने चले जाते हैं, मन की बात बहुत सुन चुके हैं, अब हमारी जो बात है उसका जवाब दीजिएगा करके। ये एक मुद्दा हो गया है। दूसरा ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहाँ चली गई है। हम जो नारा सुनते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, अब तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल अगर 150 पे भी चले गया तो भक्त जो है वो खुश रहेंगे कि नहीं 150 के अंदर हुआ तो क्या हुआ है करके, उसमें हम मर रहे थोड़ी है। इसमें पेट्रोल डीजल का एक मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, कोरोना के अंदर जो सरकार का फेलियर है जिसकी वजह से आज भी मेरे हिसाब से औरंगाबाद के अंदर हम 80% भी आबादी को हम वैक्सीन नहीं दे सके हैं, जबकि 80 मुल्कों के अंदर हमने हमारी जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, सिर्फ आपको अपनी अहंकार बचाए रखने के लिए कि देखो मैंने बनाया ये वैक्सीन करके। अरे मेरे देश का नागरिक को पहले दीजिएगा, वो लाइन में खड़ा है, वो वैक्सीन लेने के लिए तड़प रहा है और आप है तो कहते हैं कि सब चीज़ बराबर है करके। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर लाशों को हमने तैरते हुए देखा है, कोई विदेश की एक सरकार कहती है कि पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा काम हुआ है तो योगी सरकार ने किया है करके। मतलब ये कैसा लोगों को। फिर दूसरा ये है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, कंपनीज बंद हो रही है, इकोनॉमी बंद हो रही है। आज भी अगर देखा जाए तो कोरोना औरंगाबाद में घूम रहा है, संडे के दिन है करके, संडे के दिन निकलता है वो। बाकी मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, दिल्ली के अंदर मॉल चालू है, दिल्ली के अंदर होटल चालू है, दिल्ली के अंदर पूरे कार्यक्रम चालू है, इलेक्शन के कार्यक्रम हम लेके आ रहे हैं वहां पर दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में वायरस नहीं जा रहा है, औरंगाबाद में अभी भी है। और औरंगाबाद में इसलिए है कि औरंगाबाद की जो जनता है वो मरी हुई जनता है, वो मुर्दा कहते हैं नहीं क्या कि हम जिंदा है सिर्फ शरीर से, हमारा अंदर का जमीर लड़ने की ताकत पूरी खत्म हो चुकी है, हम सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। सरकार ने कहा 4 बजे बंद करो तो बंद कर दे, इतनी कमजोर
मैंने संगठन व्यापारियों की नहीं देखा होगा कि जो कहते हैं कि 4 बजे बंद कर दो, हाँ 4 बजे बंद कर देंगे। साहब उनसे पूछिएगा कि दूसरे उसमें क्यों चालू है, फिर आप दिल्ली के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर कैसा चालू है, तेलंगाना के अंदर कैसा चालू है, गुजरात के अंदर कैसा चालू है, फिर संडे के दिन है तो क्या लॉजिक है करके। खैर इस मुद्दे के ऊपर हमने बहुत चर्चा कर चुके हैं उसमें। मैं सिर्फ शुरुआती तौर के ऊपर आपको ये बताना चाह रहा था। दरअसल आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक ये है कि मैं औरंगाबाद के लिए एक बहुत अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ कि अभी 2 दिन पहले नितिन गडकरी साहब, जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके साथ हमने एक मीटिंग लगाई थी जिसके अंदर मैं था, नितिन गडकरी साहब थे, जिसकी तस्वीर है तो अभी आपके मीडिया ग्रुप के ऊपर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। वो मीडिया ग्रुप के ऊपर हम फॉरवर्ड कर रहे हैं और जो नेशनल हाईवे के जो अधिकारी है वो लोग भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और बेसिक मकसद यही था कि मैंने लास्ट टाइम जैसा आपको बताया था कि गडकरी साहब ने खुद ने है तो औरंगाबाद के अंदर ये घोषणा करी थी कि हम आपको 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए देंगे जालना रोड के लिए। दिए तक वो अमाउंट कितने के ऊपर आके सुकड़ गई थी, तो 72 करोड़ के ऊपर सुकड़ गई थी। वो सिर्फ 72 करोड़ रुपए दिए और कहा कि जालना रोड का पूरा काम किया जाएगा करके। अब उसमें क्या काम किया जा रहा है मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन उसका हमने एक रिव्यू के लिए है तो हमने मीटिंग रखे थे। और उस मीटिंग का मकसद ये था कि एक फ्लाईओवर जो है वो एयरपोर्ट के सामने बनाया जा रहा है, जिसका मैंने विरोध किया। और उसके बाद है तो मैंने तमाम लोक प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि आप लोग भी इसका विरोध करें। और तमाम लोक प्रतिनिधियों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हो, सेना के हो, सभी ने लिखित रूप के अंदर दिया कि हमको वहां पर नहीं चाहिए, हमको आकाशवाणी के पास दीजिएगा या हमको अमरप्रीत चौक के सामने फ्लाईओवर दीजिएगा। तो इसका रिव्यू मीटिंग हमने वहां पर लगाए थे। और उस रिव्यू मीटिंग के अंदर फिर मैंने जब पूरा डिटेल के अंदर तो गडकरी साहब को यह समझाया कि साहब आप है तो अहमदनगर को एक फुल फ्लाईओवर दे रहे हैं, जो शहर से शुरुआत होती है और शहर के बाहर ले जाके छोड़ते हैं, कई किलोमीटर का लंबा है तो फ्लाईओवर है। आपने नासिक को ये फ्लाईओवर दिए, आपने पूना को ये फ्लाईओवर दिए, आपने नागपुर में ढेर सारे फ्लाईओवर दिए। औरंगाबाद आते आते ही क्यों ऐसा होता है कि हमको ऐसा यहाँ से चढ़ना पड़ता, फिर उतरना पड़ता, फिर चढ़ना पड़ता, फिर उतरना पड़ता है। अब ये कंजूसी से हमारे को क्यों, हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मुझे ये बताना है कि गडकरी साहब ने उस मीटिंग के अंदर ये बात कही कि तुम जो बात कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे जो औरंगाबाद के जितने भी लोक प्रतिनिधि थे या है, इन्होंने कभी है तो विजन को सामने रखकर है तो काम नहीं किया। ये गडकरी साहब के शब्द है कि उन्होंने कभी भी मतलब अपने शहर के विकास के लिए क्या फायदेमंद चीज रहेगी करके ये उन्होंने कभी सोचा नहीं है करके। वरना अगर उसी टाइम के ऊपर अगर मुझे एक फ्लाईओवर मांगते तो मैं अगर अहमदनगर को दे रहा हूँ, दूसरे शहरों को दे रहा हूँ, तो औरंगाबाद को भी दिया होता। अब हमारे पास दिक्कत ये हो गई है कि जालना रोड के ऊपर हमारे 3 फ्लाईओवर्स हो गए हैं। हमने गडकरी साहब के ऊपर जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है, गडकरी साहब ने माना है कि अब हम जालना रोड के जितने भी फ्लाईओवर्स हैं इसको इंटरकनेक्ट करेंगे और इंटरकनेक्ट करके हम कम से कम जो एयरपोर्ट से फ्लाईओवर स्टार्ट होगा वो हम प्रिंट रोवर तक लेके आएंगे। एक फुल फ्लाईओवर जो एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर है उसके लिए है तो जब टेक्निकल लोगों ने उनको ये बताया कि सर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये है करके, तो उन्होंने कहा कि मैंने जितना स्टडी किया हूँ उससे है तो ये पॉसिबल है कि हम जो फ्लाईओवर का जो नीचा हिस्सा होता है उसको हम कट करेंगे और वहीं से फ्लाईओवर्स एक्सटेंड किया जाएगा। यानी कि अगर ऐसा फ्लाईओवर है और उतार यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो ये जितना सेक्शन है इसको काटा जाएगा और उसको 1 पीस है तो जोड़ा जाएगा करके। अब इसके लिए चूंकि है तो वहाँ के एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि मतलब इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट करवाना है करके, तो गडकरी साहब ने आदेश दिया है कि एक एक्सपर्ट एजेंसी जो है वो एक्सपर्ट एजेंसी औरंगाबाद में आके उसका इंस्पेक्शन करेगी और 1 महीने का उनको टाइम दिया गया है कि 1 महीने के अंदर वो अपना रिपोर्ट सबमिट करें कि एक फुल फ्लाईओवर जालना रोड के ऊपर हम कैसा कर सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने एक कंडीशन ये रखी है कि कुछ मदद हमको राज्य सरकार से और विशेष तौर से औरंगाबाद महानगर पालिका से हमको लगेगी, क्योंकि जहां जहां पर भी हमको जो वाइडनिंग है वो वाइडनिंग के लिए अगर थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन अगर करना पड़ता है तो वो लैंड एक्विजिशन के अंदर महानगर पालिका और राज्य सरकार अगर हमको मदद करती है तो हम ये काम करने के लिए तैयार है करके उन्होंने लिखित रूप से उसका ऑर्डर भी जारी कर दिया है। वहाँ पे बाला साहेब ठेंग जो उनके OSD है वो OSD को उन्होंने आदेशित किया है कि आप इसका सर्वे करवाने के लिए इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस पास करें
और एक फ्लाईओवर। दूसरा एक ऑप्शन ये था कि अगर समझ लीजिएगा ये प्रिंटरॉवल तक अगर नहीं जाएगा फ्लाईओवर, तो इसका क्रांति चौक तक जाएगा और क्रांति चौक के आगे फिर हम लोग एयरपोर्ट की जगह उसको हम कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर है तो छोड़ेंगे, यानी कि चिकटखाना भी हो जाएगा, मुकुंदवाड़ी भी हो जाएगा, एयरपोर्ट का एरिया भी हो जाएगा। और गडकरी साहब ने खुद ये कहा है कि मतलब अगर ये जब पहला फ्लाईओवर बनाया जा रहा था तो मैं जैसा नागपुर के अंदर 3 लेयर का फ्लाईओवर हम बना रहे थे, जो अब औरंगाबाद को पूना से कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ये बताया है डिटेल पूरा कि औरंगाबाद पुणे का जो कनेक्शन रहेगा वो 3 लेयर का फ्लाईओवर रहेगा उसमें, यानी कि पूना से जब गाड़ी निकलेगी जिसको है तो वाघोली तक जाना है, रांजनगांव तक जाने का है, वो सेकंड नंबर के ऊपर, शहर के अंदर जो रहने वाले हैं वो नीचे के ऊपर, और औरंगाबाद पूना जो डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा उसको पहले इनिशियल फेज के अंदर पूना से लेके अहमदनगर तक करेंगे, और उनका कहना है कि अहमदनगर से हम इसको वालूज तक लेके आएंगे, जो 3 लेयर फ्लाईओवर्स रहेगा। तो अभी फिलहाल जो है वो पुणे से रांजनगांव तक लेके आएंगे, रांजनगांव से अहमदनगर लेके आएंगे और आगे अहमदनगर से यहाँ पर, तो 3 लेयर फ्लाईओवर्स। तो गडकरी साहब खुद ये मान रहे हैं कि इसी तरह का फ्लाईओवर औरंगाबाद के अंदर भी ये पॉसिबल था, लेकिन अब खैर जो फ्लाईओवर्स बन गए हैं, प्रिंटरॉल का फ्लाईओवर किधर मूव होना चाहिए था उसका किधर गया है और किसको उसका फायदा हुआ है, ये आज आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक अच्छा डिसीजन मैं समझता हूँ इसके अंदर लिया गया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अब हमारी ये सबकी जिम्मेदारी है, और मैं तमाम लोक प्रतिनिधियों को भी इसके अंदर साथ में हम लेकर चलेंगे कि हमारे को स्टेट गवर्नमेंट से इसके लिए जितनी भी मदद लगेगी। उन्होंने कहा कि कितने हजार का करोड़ प्रोजेक्ट रहे, गडकरी साहब के शब्द है कि कितने हजार का करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैं औरंगाबाद के लिए ये करके दिखाता हूँ, जबकि उनको ये बताया गया था कि सर ये जो है ये हम सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं 72 करोड़ के अंदर, और बाकी है तो हम किसकी का हवाले ये रोड कर डालेंगे, चाहे वो PWD को दे डालेंगे या दूसरे किसी एजेंसी के हवाले कर डालेंगे ये रोड करके। गडकरी साहब ने ये साफ कहा है कि मेरे रहे तक आपने ये औरंगाबाद का ये काम करवा लेना, वरना औरंगाबाद को है तो पहले इसके बाद है तो फिर कभी है तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं करके। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा ये एक काम हुआ है, और हम चूँकि अब पार्लियामेंट का सेशन ये नहीं होता है, चलता नहीं है, तो हम जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम है मंत्रियों के पास, सेक्रेटरी के पास, जैसा मैंने खुद ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन के पास जाकर मीटिंग लिया कि शिवाजी नगर का जो हमारा फ्लाईओवर है, जो रेलवे अंडर ब्रिज है, वो राज्य सरकार ने तो अपना फंडिंग के लिए ये कर दिया था। अजीत पवार साहब जब आए थे तो उन्होंने उसको सैंक्शन किया था कि हम दे रहे हैं करके, लेकिन चूंकि एक फिक्स अमाउंट के बाद उसको अप्रूवल लगता है रेलवे बोर्ड का, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ उनके साथ मीटिंग लेने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मतलब हमारी फाइल हमारी तरफ से ओके होके फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर गई है। अब फाइनेंस जो है वो इत्तेफाक से हमारे ही मंत्री साहब के पास है, तो फाइनेंस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और रेलवे मिनिस्टर भी हमारे ही अपने हैं तो उसके अंदर भी नहीं आने वाली है। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि 50 साल के जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो दानवे साहब के पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, और दानवे साहब ने अगर पैसे की शिकायत करी तो हमारे कराड़ साहब उसको पूरा करवा लेंगे करके। तो एक अच्छा मौका आया है, हम सभी मिलके साथ में मिलकर जितना प्रेशर बना सकते हैं, जितने अपने काम निकाल सकते हैं इस क्षेत्र के, तो निकालने का मेरे हिसाब से एक अच्छा मौका आया है। तो ये खबर आपको सुनाने की थी, इसकी गडकरी साहब की जो मीटिंग से उसकी तस्वीरें आपको। ये आपने जो बताया अभी ज़्यादा रोड के इसका प्रॉब्लम था, ट्रैफिक वाला जो आपने नया ब्रिज का विषय, उसमें और एडिशनल इश्यूज है जो हैंडल कर रहा है का प्रोजेक्ट है अलग, इससे कोई रिलीज हुआ है? देखिए मैंने अभी मतलब आज के दिन पढ़ा है, हमारे पूर्व सांसद खैरे साहब वहाँ पे गए थे और उन्होंने इसके बारे में ये किया है, और मुझे जो बताया गया है कि आतराम घाट शुरू होने वाला है करके। लेकिन रेलवे बोर्ड के जब चेयरमैन यहाँ पर आए थे अतुल कुमार साहब, उनके साथ डिटेल में चर्चा हुई थी, और मैंने खुद ने NHAI के अधिकारियों के साथ जब चर्चा की दिल्ली के अंदर कि ये जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा कनेक्शन जो है वो 40 गाँव के साथ होना चाहिए, और ये घाट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अब इनके पास दिक्कत ये है कि मराठवाड़ा का जब भी प्रश्न आता है तो पैसे की दिक्कत बताई जाती है, और दूसरे कहीं पर भी चले जाओ तो हज़ारों करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स है तो उसको सैंक्शन कर दिए जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर हम अतराम घाट को तोड़ के अंदर से है तो टनल बनाने की बजाय
अगर हम नांदगांव से अगर हम लेके आए रोड को, तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि साहब सिर्फ 10 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, और जो काम 6,000 करोड़ रुपए में होने वाला है, अतराम घाट को तोड़ के उसके अंदर से टनल बनाने का जो काम होगा, तो वो 6,000 करोड़ रुपए में। तो उनका कहना है कि साहब इतना पैसा अभी हम है तो वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, तो हम इसको 4 लेन बनाना चाह रहे हैं, जो नांदगांव से जो रोड आएगी और जो कन्नड़ होते हुए, तो उसको अगर हम 1,000 करोड़ रुपए के अंदर करेंगे तो सरकार को हमको 10 किलोमीटर का अगर फर्क पड़ रहा है तो हम उसको 6,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च करेंगे करके। लेकिन यह है कि अब इसका फैसला जो है वो गवर्नमेंट को तय करने का है, और हम समझते हैं कि अगर 10 किलोमीटर का अगर फर्क है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आप उसको 4 लेन बना दीजिएगा, सुपर एक्सप्रेसवे बना दीजिएगा तो ताकि। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं आता है। अब इनका प्रिलिमिनरी स्टडी कर रहे हैं ये कि अतराम घाट को अगर नहीं फोड़ेंगे तो हम कौन से रूट से आएंगे और उसका कितना किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। अगर वो हमारे को अगर ये तरीके से संतुष्ट करते हैं कि साहब हम ये जो 4 लेन बनाने वाले हैं और उसके अंदर सिर्फ 10 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है, तो हम उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे, बशर्ते आपको हमारे को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप कौन सा रूट ले रहे हैं, अलाइनमेंट किस तरह से हो रहा है, कि जिसकी वजह से हमारा मकसद ये नहीं है कि हमको पहाड़ खोद के ही अंदर जाने का है करके, उसमें उसका ऑल्टरनेट जो भी रास्ता है वो रास्ता निकलना चाहिए। की बात होगी रेलवे का भी एक जो 80 किलोमीटर का था, जो अटल घाट में से इसमें जाना था, तो वो भी आप लोग एक्सप्रेस वे से निकालोगे या क्या? देखिए, अतराम घाट के ताल्लुक से हमारा जो इनिशियल बहस चल रही थी वो यही थी कि जब हम अतराम घाट फोड़ेंगे तो उसके अंदर औरंगाबाद 40 गांव की जो लाइन है, जो 82 किलोमीटर की जो लाइन है, वो लाइन भी है तो हम उसी घाट से है तो उसी के अंदर से है तो हम एक लाइन है तो खींचा जा सकता है करके उसमें। अब इसकी प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी ये रहेगी कि अगर रेलवे अगर यूज कर रहा है तो वो रेलवे और NHAI ये दोनों का कोऑर्डिनेशन होना, ऐसा नहीं रहेगा कि NHAI बोलेगा इसका पैसा हमने डाले है करके हम तुम्हारे को नहीं, तो वो कॉस्ट शेयरिंग जो है वो होना जरूरी है। इसके लिए हमने दानवे साहब को लिखित रूप के अंदर, जितने भी मराठवाड़ा के हमारे सांसद हैं इन लोगों ने लिखित रूप के अंदर, जिसके अंदर मैंने भी दानवे साहब को लिखित रूप के अंदर ये दिया है कि आप एक मीटिंग जितने भी मराठवाड़ा के सांसद हैं इनकी, साथ ही साथ जो हमारे DRM है, जनरल मैनेजर है रेलवे के, और रेलवे बोर्ड के अधिकारी जो है चेयरमैन के साथ, इनके साथ एक मीटिंग लगाए, और वो मीटिंग के अंदर हमारे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ये है, जैसा हमारा पिट लाइन का है, तो हमने ये कहा कि सर पिट लाइन का डिसीजन बहुत बड़ा नहीं है उसके अंदर, वो चाहे तो आप एक दिन के अंदर मतलब बैठ के कर सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ लाइन का ये है कि लैंड अवेलेबल है क्या करके, वो लैंड का अवेलेबल है हमारे पास, जो माल धक्का है वहाँ पर लैंड अवेलेबल है, वो माल धक्के के पास भी है तो हम करवा सकते हैं, जो गोडाउन से वो है। अब ये जो मीटिंग होगी उसके अंदर हमको लगता है कि रेलवे के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल सकेगा। आपकी जो मीटिंग हुई गड़करी साहब से, आपका एक डिमांड था कि एयरपोर्ट के पास का जो कैंसिल होना है वो कैंसिल हो गया। वो उन्होंने, गडकरी साहब ने इनिशियली उनको अधिकारियों ने ये बताया था कि साहब वो पैसा आएगा है, वो पैसा वापस ना जाए करके। तो मैंने गडकरी साहब को ये बोला कि मैं बोला साहब ऐसा है कि अपने पास पैसा आया है तो चलो वहाँ पे बना दो, नहीं वहाँ पे नहीं, यहाँ पे बना दो सर। मैं सर ऐसा नहीं है, शहर की अगर रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर अगर आज हमने वो फ्लाईओवर अगर बनने दिए तो हमको एक पीस फ्लाईओवर नहीं मिलेगा। अब अगर समझ लीजिएगा हमको फर्स्ट फेज के अंदर हम प्रेसिडेंट पार्क का जो फ्लाईओवर है, जो API कॉर्नर के ऊपर, और जो गडकरी साहब की प्लानिंग जैसी है कि जहां पर API कॉर्नर के ऊपर वो उतर रहा है, अगर उसका उतना हिस्सा अगर काट के, जो गडकरी साहब ने ही हमको एक्सप्लेन किए हैं कि उसी को हम है तो कंटिन्यू अगर करते हैं तो हम उसको है तो आज कैम्ब्रिज के पास तक लेके जा सकते हैं। वरना होगा ये कि ऑलरेडी हमारे पास 3 फ्लाईओवर्स है, अब चौथा फ्लाईओवर आएगा, यानी कि जालना रोड के ऊपर आप हिप हॉप करते हुए जाने वाले, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, तो वो ना करते हुए उसको हमें तो 1 पीस है तो ले जा सकते। डिसीजन क्या है? वो फ्लाईओवर कैंसिल करने का आदेश है तो गडकरी साहब ने दे दिए हैं। वहाँ पर अभी भी काम चालू था, वो रिंग्स निकालना चालू। देखिए साइड ड्रेन्स का काम चल रहा है जी। जालना रोड का अगर आप काम देखेंगे 72 करोड़ का, जरा मंगाइए, हिसाब मंगाइएगा कि 72 करोड़ के अंदर क्या काम हो रहा है करके। भाई हमारी प्राथमिकता क्या कि प्रिंट रॉयल से लेकर नगर नाके तक का रोड कितना खराब है, वो रोड बनना चाहिए था, तो वो रोड क्यों नहीं बन रहा है? बोले नहीं हम सिर्फ साइड में हम तो ड्रेन्स बना रहे हैं करके।
अब ठीक है 72 करोड़ रुपए के काम के अंदर क्या है क्या नहीं है करके उसकी ऑडिट है तो बाद में है तो किसी पत्रकार में है तो कंप्लेन करके जो प्रपोज प्लान है वो कैंसिल हो चुका है, अभी स्टे किया उसको। इसको नहीं कैंसिल किया। कैंसिल हाँ, किया। एयरपोर्ट के सामने का फ्लाईओवर कैंसिल। फिर वो आकाशवाणी में होने वाला है क्या? हाँ, आकाशवाणी के ताल्लुक से गडकरी साहब को ये बताया गया था कि वहां पे थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है, थोड़ा लैंड एक्विजिशन हमको करना पड़ेगा। 30 मीटर का उनका अवेलेबल ये है और उनको 40 मीटर चाहिए, तो ये साइड से 5 मीटर चाहिए, ये साइड से उनको एडिशनल 5 मीटर चाहिए करके। लेकिन गडकरी साहब चूंकि मतलब इतने एक्सपर्ट है अब इसमें, तो उन्होंने कहा कि ये एग्जिस्टिंग के अंदर ही एक जो पिलर का जो फ्लाईओवर होता है कि जो बीच में फ्लाईओवर पिलर आता है वन सिंगल पिलर का, वो पिलर के ऊपर करो। बोले नीचे से है तो आपको है तो लैंड एक्विजिशन की जरूरत ही नहीं है, नीचे से है तो आपके सर्विस रोड्स अच्छी तरीके से जा सकते हैं करके उसमें। लेकिन ये था कि देखिए मुझे भी मतलब मुझे बहुत ये था कि साहब बनने दीजिए, पैसा आया हुआ है, क्यों वापस भिजा रहे हैं करके। मैं बोला साहब मैं आज के लिए नहीं सोच रहा हूँ, आज का लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम सोचेंगे तो बैंगलोर के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर पहुंचने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। किसी भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ लीजिएगा, बैंगलोर से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है सिर्फ इसीलिए कि इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचने के लिए हमको 1.5 से 2 घंटा। पूना के एयरपोर्ट से निकलने के बाद पुणे का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर जाने के लिए वहां पर कम से कम है सो 1 से 1.5 घंटा लगता है। मेरी सिर्फ मंशा ये है कि अगर हमने ये वन पीस फ्लाईओवर कर देते हैं और जिसका एक अप्रोच रोड जो है वो एयरपोर्ट के पास से जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट एयरपोर्ट से उतर रहा है नीचे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट औरंगाबाद का पूरा अगर होना है तो वो शेंद्रा के अंदर होना है, क्योंकि फास्ट शहर इंडस्ट्रियल जोन हमने बनाए हैं, और ऑरिक सिटी के अंदर जिसके अंदर हमने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बनाए हुए हैं। तो हम यही तरीके से औरंगाबाद को मार्केट करेंगे कि आप एयरपोर्ट से निकलिए और आपको शेंद्रा पहुंचने के लिए 10 से 12 मिनट के अंदर आप वहां पे पहुंच जाते हैं डायरेक्ट फ्लाईओवर से। तो ये हम अपने औरंगाबाद के लिए मार्केट करते हुए, आपको ठेकेदार को मिल गया काम ऐसा बना दो ना, पैसा कहीं को जाके वापस दे रहे हैं, अपने को मिलेगा क्या? मिलेगा, 100% मिलेगा। हमने जब बैठे तो गडकरी साहब ने पूरा हमको सुन के लिए और उन्होंने इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस किए कि फ्लाईओवर इसका कैंसिल करो। तब उनके जो OSD थे उन्होंने कहा कि सर हम उतना फ्लाईओवर अभी कैंसिल करते हैं और बाकी का जितना भी काम है वो काम हमको करें। मैं बोला बिल्कुल आप कर लीजिएगा, आपका ड्रेनेज का जो भी है आपका इंश्योरेंस का जो है वो करवा दीजिएगा, ठीक है सर। एक महीने के अंदर आश्वासन समझ आएगा क्या का जो है तो वन पीस फ्लाईओवर जो है आज तक नहीं। देखिए उन्होंने क्या है कि मेरे सामने है तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी हमको समझना चाहिए। अब मैं तो ये बोलूंगा कि साहब ठीक है आप फ्लाईओवर को जोड़ने का काम कर रहे हैं करके। उनका ये कहना है, गडकरी साहब जो खुद बताए हैं, जिसके अंदर मतलब काफी लंबा चौड़ा उसके ऊपर चर्चा हुई, कि उनका खुद का ये कहना था कि हमारा इतना जो लेवल का फ्लाईओवर है वो हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जहां से हमारा स्लोप स्टार्ट होता है वहां से उसको ब्रेक करने का। आने वाले समय में अपन ये कह सकते हैं कि वन पीस फ्लाईओवर आने वाले कुछ सालों में औरंगाबाद में हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से अगर महानगर पालिका थोड़ा सा हमको कॉपरेट करने के लिए अगर तैयार रही, महानगर पालिका का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट, कि कहीं कहीं पे हमारे को फ्लाईओवर जब बनता है तो एक ही साइज का होता है। इसमें फ्लाईओवर के अंदर ऐसा नहीं होता है कि एक जगह के ऊपर कम हो जाता है दूसरी जगह। अगर 30 मीटर्स का अगर फ्लाईओवर अगर बन रहा है तो थ्रू आउट हमको 30 मीटर्स अवेलेबल करना है इसमें, और अगर 40 मीटर्स का है तो कहाँ पे हमको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, वो उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। अब हमको ये सोचिएगा कि सिर्फ ये एक विजन का मामला है। अगर अहमदनगर जैसे शहर के अंदर एक फुल फ्लाईओवर बन रहा है, आप लोग पता नहीं है कितने जाए, शहर में एंटर होते ही फ्लाईओवर का काम शुरू है और पूरा शहर के बाहर ले जाके वो छोड़ने वाला है। नासिक के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है, नागपुर के अंदर 3 टायर बना रहे हैं, पूना के अंदर उन्होंने इतने सारे ये कर रहे हैं। अब हमारा अगर सभी लोग प्रतिनिधि एक साथ मिलकर आए और ये जिद के ऊपर अड़े रहे कि साहब हमारे को ये करने का है, तो हम इसको बिल्कुल 100% कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि साहब उसको एक साथ है तो मिलके आप ये करें, आप उसको फेज वाइज भी अगर करते हैं जहां से कि ये साल में इतना काम कर दीजिएगा, दूसरे साल है तो थोड़ा सा इतना बढ़ा के ले लीजिएगा। लेकिन गडकरी साहब जितने पॉजिटिव नजर आए, और गडकरी साहब का एक स्टेटमेंट था, उनका एक भाषण का क्लिप भी मैंने निकाल के रखा हूँ, जहां पर उन्होंने ये वादा किए थे कि 300 करोड़ रुपए देंगे करके। अब उसमें से 72 करोड़ में तो हम तो क्लिप तो चलाएंगे लावा